हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब। और हम हमारा 2019 का पेपर कर रहे थे पीजीटी बायोलॉजी का 110 क्वेश्चन, मतलब 110 क्वेश्चन हम इस क्वेश्चन पेपर के रिवाइज कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। ओके, आई होप आप लोगों की तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी और रिवीजन भी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। अभी थोड़ा सा क्लैश चल रहा है, अभी एस्टेट 17-18 को होता है कि नहीं होता है, क्योंकि अब तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो नहीं आया है। सो देखते हैं कि होता है कि नहीं होता है। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो हमें पोस्टपोन होता हुआ लग रहा है कि एस्टेट में भी पोस्टपोन ही हो, क्योंकि अब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। अभी सिर्फ आज कितनी डेट हो गई, आज 12 डेट हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अब ये पेपर जो है 17 या 18 जनवरी को होगा। लेट्स सी, देखते हैं कि कब होगा ये पेपर और ऑफिशियल जो है वो नोटिफिकेशन कब आता है। बट हमें तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन कभी भी आए हमारी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जानी चाहिए। हम क्वेश्चन नंबर 111 से स्टार्ट करते हैं। फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स विच डायरेक्टली एक्ट एज ए गैमेट्स, मतलब मैच्योर इंडिविजुअल का फ्यूजन होना जो डायरेक्टली गैमेट्स की तरह एक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज आइसोगैमी। आइसोगैमी के अंदर क्या होता है, सिमिलर गैमेट्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे सिमिलर गैमेट्स होते हैं। एन आइसो के अंदर क्या होता है कि एक स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है, डिसिमिलर होते हैं। राइट, तो ये वाले तो ऑप्शन है नहीं। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस भी नहीं है। एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है, ये कॉपी होती है फ्यूज़न की, मतलब इसके अंदर फ्यूज़न नहीं होता, मतलब मेनली इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, वैसे में दिखती है वो। ठीक है, नेक्स्ट इज द होलोगैमी। होलोगैमी क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बचता है फोर्थ वन, दैट इज द होलोगैमी। होलोगैमी क्या होता है, फ्यूज़न होता है मैच्योर इंडिविजुअल्स का जो डायरेक्टली एक्ट करते हैं गैमेट्स की तरह। ओके, चार ऑप्शन हो गए क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा 112। इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ, जो पोलन ग्रेन है उसकी लेयर है, बाहर वाले क्या होती है, एक्साइन होती है, अंदर वाली क्या होती है, हमारी इंटाइन होती है। तो जो इंटाइन होती है पोलन ग्रेन की लेयर, वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन की, लिपिड एंड प्रोटीन्स, पैक्टिन एंड लिग्निन, लिग्निन एंड लिग्नेंस। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट वन। जो इंटाइन होती है पोलन ग्रेन की वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब पोलन ग्रेन की जो लेयर होती है, इंटाइन, एक्साइन और एक आता है हमारा पैटम है, एंडोथीशियम है, इन चारों के ऊपर ना क्वेश्चन बनता है। और हमेशा आता भी है कि इंटाइन का फंक्शन क्या है, यहाँ पे एक्साइन कौन सी लेयर होती है, इंटाइन किसकी बनी हुई होती है, पैटम का फंक्शन क्या होता है। तो ये तीनों चारों चीज़ें हमें माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 113। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट फ्रॉम द गैमेटोफिटिक टिश्यू। स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होना, मतलब स्पोरोफाइट बनना गैमेटोफिटिक टिश्यू से विदाउट इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो नहीं होना चाहिए। विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अगर होता है तो डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट क्या कहलाएगा। ओके, तो इसमें ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड है, ये पहले भी पूछा गया है। अब इसने गैमेटोफिटिक पूछा है। अब दोनों के अंदर एपो वर्ड है, ठीक है। एपो वर्ड से हमें ये पता लगा लेना चाहिए कि जो एपो वर्ड है उसके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो नहीं होता। जहाँ पे अब इस ये एपोस्पोरी है, ये एपोगैमी है, इन दोनों के अंदर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो नहीं हो रहा है। बट हमें इस चीज़ को याद कैसे करना है कि अगर ये गैमेटोफिटिक टिश्यू से बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, एपोगैमी हो जाएगा। अगर वो स्पोरोफिटिक टिश्यू से बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एपोस्पोरी कहलाएगा। बट यहाँ पे किससे बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है स्पोरोफाइट का फ्रॉम द गैमेटोफिटिक टिश्यू। गैमेटोफिटिक टिश्यू से बन रहा है तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपोगैमी। क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन में क्या है, हमारा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो रहा, ना एपोस्पोरी में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, ना एपोगैमी में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। एपोस्पोरी जब स्पोरोफिटिक टिश्यू से बनता है, एपोगैमी जब गैमेटोफिटिक टिश्यू से बनता है। ओके, और पार्थिनो कार्पी क्या होता है, ये डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट होता है, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स होता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है और डेवलपमेंट ऑफ क्या कहलाता है, फ्रूट्स कहलाता है। ओके, so move to the next question, that is question number 114. In DNA A pair with T and G pair with C. DNA के अंदर A जो है वो T के साथ पेयर करता है, G जो है वो C के साथ पेयर करता है। Which of the following statement is incorrect? यहाँ पे हमसे क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है in this respect. पहला ऑप्शन क्या है, A बाई टी रेशियो इज कांस्टेंट, जो A और T की रेशियो है वो कांस्टेंट होती है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है, A प्लस टी इक्वल टू G प्लस
सी। ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ये हमारे एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये ऐसे नहीं है, कैसे गिवन है, ए प्लस जी होता है और टी प्लस सी होता है, ये वेरी करती है, ये इसके इक्वल नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे हमने इनकरेक्ट ही पूछा, तो यही स्टेटमेंट जो है वो हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। बाकी भी देखते हैं। जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू सी, जी जो है वो हमेशा इक्वल होता है सी के, जी इज़ ऑलवेज इक्वल टू सी एंड ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू टी। The sequence of nucleotide on one strand of DNA can be used to determine the sequence on the complementary strand. Yes, एक strand के ऊपर जो sequence दी गई है कंप्लीमेंट्री होता है उसके नीचे, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे जो सीक्वेंस गिवन है तो उसकी कंप्लीमेंट्री हो जाएगी। यहाँ की जो सीक्वेंस है उसको देखते हुए हम ये वाली सीक्वेंस जो है वो लिख सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, सेकंड जो है वो हमारी इनकरेक्ट कहलाएगी। राइट, नेक्स्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द RNA एंड DNA इज बिकॉज ऑफ, जो डिफरेंस होता है मेनली RNA एंड DNA के बीच में, वो किसके बेस पे होता है, शुगर एंड बेस। RNA के अंदर कौन सी शुगर होती है, RNA के अंदर राइबोज शुगर होती है, ठीक है, और DNA के अंदर कौन सी होती है, डिओक्सी राइबोज होती है। कौन सी होती है, डिओक्सी राइबोज होती है। तो शुगर तो होता ही है, ठीक है, शुगर बेस एंड फॉस्फेट ये नहीं होगा, ओनली शुगर, सिर्फ शुगर के बेस पे हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले दो ऑप्शन में से देखते हैं। सेकंड क्या है, शुगर एंड बेस, इसके अंदर कौन कौन से बेस प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे RNA के अंदर हमारे बेस प्रेजेंट होते हैं AUGC, मतलब इसके अंदर कौन सा होता है, यूरेसिल प्रेजेंट होता है, और DNA के अंदर यूरेसिल की जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, थाइमाइन ATGC। तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाता है कि शुगर और बेस के ऊपर हम इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ओके, क्लियर। 115 क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्यूलिफॉर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन, जो ब्यूलिफॉर्म सेल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्यूलिफॉर्म सेल्स जो हैं वो हमारे लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ होते हैं, हमारे लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटल पिट्स ऑफ सुक्यूलेंट प्लांट्स, अपर एपिडर्मिस ऑफ सम मोनोकोट लीव्स, और किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स ऑफ मोनोकोट प्लांट, जो मोनोकोट प्लांट की लीव्स होती है उनके अंदर हमारे ब्यूलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये होते हैं हमारे अपर एपिडर्मिस, जो अपर एपिडर्मिस होती है मोनोकोट लीव्स की, वहाँ पर हमारे ब्यूलिफॉर्म सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। राइट, नेक्स्ट इज द जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड। कौन से जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की सिंथेसिस के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है, या रेगुलेटर जीन है। तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस यानी कि बनाना, तो बनाने के लिए पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाने के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे वो होंगे हमारे स्ट्रक्चरल जीन। ओके, प्रमोटर जीन उसको प्रमोट करने के लिए होता है, ऑपरेटर जीन वो ऑपरेट करता है कि कैसे वो रन करेगा। रेगुलेटर जीन कौन कौन से और जीन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, उसका वो वाला काम होता है। तो यहाँ पे मेनली बनाने का जो काम होता है वो किसका काम होता है, स्ट्रक्चरल जीन का काम होता है। नेक्स्ट इज द टू बैक क्रॉस एंड इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर टोलनेस, कौन सी हो रही है, बैक क्रॉस हो रही है यहाँ पे, हेट्रोजाइगस फॉर टोलनेस टी। इट विल बी क्रॉस्ड विद द पेरेंट हैविंग जीनोटाइप, मतलब जब हमने बैक क्रॉस की है, टू बैक क्रॉस एन इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस फॉर टोलनेस, इसकी अगर बैक क्रॉस करते इट विल बी क्रॉस्ड विद द पेरेंट हैविंग जीनोटाइप, तो ये कब निकलेगा, मतलब किसका रिजल्ट होगा, ये कौन से पेरेंट की हम बैक क्रॉस करवाएंगे तो हमारा जो है वो हेट्रोजाइगस आएगा फिर टोलनेस के लिए। अकेला अगर टी करते हैं इसके साथ तो क्या वो टोलनेस होगा, नहीं। ये क्या हमारा रिसेसिव है, रिसेसिव के साथ क्या ये जाएगा, नहीं। अगर हम दोनों पेरेंट्स की करते हैं, ये टीटी है, अगर मैं इसके टीटी के साथ करती हूँ तो ये क्या कहलाएगा, 50% यहाँ पे टोल आ जाएंगे और 50% यहाँ पे क्या आएगा, हमारा रिसेसिव आएगा, ये टोल आएगा। नेक्स्ट टोल आएगा, ये क्या होगा, टीटी, और ये क्या होगा, टी2। तो यहाँ पे हमारा 50% क्या आ रहा है, डोमिनेंट आ रहे हैं, और 50% हमारा क्या आ रहा है, हेट्रोजाइगस फॉर टोलनेस आ रहा है। ओके, तो दोनों पेरेंट की जब हम करवाएंगे, अगर हम रिसेसिव की करके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपकी रिसेसिव के साथ करवा के देखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, टी स्मॉल टी। तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस फॉर टोलनेस है, ये भी हेट्रोजाइगस फॉर टोलनेस, और ये क्या आएंगे, हमारे ड्वार्फ आएंगे। और जब हम कैपिटल टी डोमिनेंट पेरेंट्स अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं तब भी हमारा क्या आ रहा है, 50% हमारा क्या, हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोजाइगस फॉर टोलनेस मिल रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4th हो जाएगा। नेक्स्ट इज द
लाइट इंटेंसिटी एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब वो लाइट इंटेंसिटी जहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जितनी फोटोसिंथेसिस हुई है उतनी ही क्या बनी है, हमारी ग्लूकोज बनी है, जितनी फोटोसिंथेसिस हुई है उतनी ही क्या बनी है, ग्लूकोज बनी है। तो उस रेट ऑफ इंटेंसिटी को क्या कहलाएंगे, मतलब उस पॉइंट को क्या कहलाएंगे जब ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल हो जाती है। तो वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, कंपनसेशन पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, कंपनसेशन पॉइंट कहलाता है। ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली। अगर हमें इनका पता है, मतलब ये जब हम चैप्टर रीड करते हैं हमारा लाइट वाला, ये C2 साइकिल C3 साइकिल वाले पॉइंट में +1 क्लास में आता है ये वाला, तो उस टाइम पे ये लाइन गिवन है कंपनसेशन पॉइंट। ओके, लाइट फैक्टर्स जब वहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। ओके, सो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, इनका अगर हमें आंसर पता है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमें अटैम्प्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बट अगर आप ध्यान से चीज़ों को देखते हैं तो वो हमें चीज़ हमारे माइंड में रहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड है, ये थोड़ा हमें करके देखना पड़ता है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे हम किसका क्रॉस, बैक क्रॉस में हम किसका क्रॉस करवाते हैं तो हेट्रोजाइगस होगा या होमोजाइगस होगा, कितने उसके अंदर हाइब्रिड आते हैं, कितनी परसेंटेज बनती है, ये हमें थोड़ा सोच के करना पड़ता है। बट बाकी ये वाले ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये डायरेक्टली अटैम्प्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटालिस्ट। नॉन प्रोटीनेशियस मतलब जो प्रोटीन नहीं है, विरोन्स है, वायरोन है, वायरोइड्स है, ये आरएनए के पार्टिकल्स है, प्रियॉन्स हैं, ये भी प्रोटीन होता है हमारा। राइबोजाइम, राइबोजाइम क्या है, ये एक नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटालिस्ट है। क्या है, राइबोजाइम इज अ नॉन प्रोटीनेशियस बायोकैटालिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 121, सिंशियल सिनोसिटिक एपिडर्मिस इज प्रेजेंट इन। इसके अंदर क्या होता है कि एक इंग्लिश के अंदर बहुत सारे क्या हो जाते हैं, सेल। तो ये कंडीशन किसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, मस्का के अंदर, फेरिटिमा के अंदर, एस्कैरिस के अंदर या स्टारफिश के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो किसके अंदर से इनिशियल कंडीशन जो है वो प्रेजेंट होती है, वो होती है हमारी एस्कैरिस के अंदर। नेक्स्ट इज द रिंगर सॉल्यूशन कंटेन, ये एक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर NaCl होता है, KCl होता है और CaCl2 होता है। तो जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, Na पॉजिटिव मिल जाएगा, Ka पॉजिटिव मिल जाएगा, KACl नहीं होता, KCl होता सॉरी, CaCl2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, Cl2 मिल जाएगा। तो इसके अंदर रिंगर सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से सॉल्यूशन होते हैं, हमारा सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और क्लोराइड आयंस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो आंसर जो बनेगा यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4th, राइट। नेक्स्ट इज द विच डाई इज नॉट यूज्ड टू स्टेन क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को स्टेन करने के लिए कौन सी डाई जो है वो यूज नहीं होती है, नहीं पूछा इसने। फेल्जन जो है वो यूज होती है, एसिटोकार्माइन भी इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, सेफ्रानिन, सेफ्रानिन जो है ये डीकलरेशन के लिए यूज़ होती है, क्रोमोसोम को डाई करने के लिए यूज़ जो है वो नहीं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3rd। नेक्स्ट इज द फर्स्ट जीनोम इज थॉट टू कंसिस्ट ऑफ, पहला जीनोम जो बना था, पहला जीनोम हमारा बना था वो क्या बना था, RNA बना था। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि DNA बना होगा, नहीं, पहला जो जीनोम बना था वो कौन सा था, RNA था। बट अब हम जो स्टेबल जीनोम अब यहाँ पे रीड करते हैं वो क्या है, हमारा DNA है, बट पहला जो था वो क्या था, हमारा RNA। नेक्स्ट इज द अ स्पंज हार्मफुल टू द ऑयस्टर इंडस्ट्री, कौन सा स्पंज जो है वो हार्मफुल होता है ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए, कौन सा स्पंज जो है वो हार्मफुल होता है हमारी ऑयस्टर इंडस्ट्री के लिए, स्पॉन्जिला, क्लोएना, हायालोनिमा एंड यूस्पोंजिया। तो इसका जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा क्लोइना, किलोइना। ओके, इसको हम बोरिंग स्पंज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोरिंग स्पंज भी इसका नाम होता है, बोरिंग स्पंज। नेक्स्ट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट आ गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल इन इकोसिस्टम। इनमें से ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, इनमें से कौन सा गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल जो है वो नहीं है। तो सल्फर जो है वो गैस का साइकिल है, गैस से रिलेट करता है। फास्फोरस साइकिल ये रॉक्स से रिलेटेड होता है, ये गैसियस साइकिल नहीं है। जो फास्फोरस साइकिल है वो गैसियस साइकिल नहीं है। नाइट्रोजन साइकिल भी गैसियस साइकिल होता है, कार्बन साइकिल भी गैसियस साइकिल जो है वो हमारा होता है। तो आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट।
Move to the next question, that is question number 127. अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, मतलब अगर कोई पर्सन ज़्यादा क्या करता है, फास्टिंग करता है, ज़्यादा फास्ट रखता है लंबे टाइम तक, हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन अब नॉर्मल क्वान्टिटीज ऑफ, तो उसका यूरिन मतलब अब अगर हम हमारी बॉडी ज़्यादा फास्ट रखेगी तो जितनी ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है, एक टाइम पे पूरी यूटिलाइज हो जाएगी। तो वो यूटिलाइज होने के बाद अब हमारे यूरिन जो है वो कंसनट्रेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके अंदर अब नॉर्मल क्वान्टिटीज़ आना स्टार्ट हो जाती है। किसकी क्वान्टिटी आती है, वो किसकी आती है, हमारी कीटोन्स की आती है। जब एक पर्सन अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग्ड फास्ट करेगा तो हमारा जो यूरिन के अंदर कंटेन अब नॉर्मल क्वांटिटीज़ जो होंगी वो किसकी होंगी, कीटोन्स की प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट इज 128, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑफ द ड्यूट्रोस्टोम। एक होता है ड्यूट्रोस्टोम और एक होता है प्रोटोस्टोम, इन दोनों के ऊपर जो है वो क्वेश्चन हमारा बनता है, तो इसलिए हम इसको स्टार मार्क करते हैं। ड्यूट्रोस्टोम के अंदर क्या है, हमारा एनस पहले बनता है, पहले हमारा क्या बनता है, एनस बनता है, और जो प्रोटोस्टोम होता है उसके अंदर हमारा क्या बनता है, माउथ पहले बनता है। तो ड्यूट्रोस्टोम के अंदर कौन कौन से हमारा फाइलम जो है वो आता है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड कोर्डेटा। इनके जो आंसर हमें डायरेक्ट याद होना चाहिए कि ये प्रोटोस्टोम के एग्जाम्पल हैं और ये हमारे ड्यूट्रोस्टोम के एग्जाम्पल हैं। तो ड्यूट्रोस्टोम के अंदर कौन सा आता है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड द कोर्डेटा, ये दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूट्रोस्टोम्स। Next is the light compound microscope with 15x eyepiece lens and 45x objective lens. eyepiece lens कितना है, 15x का है, और objective lens की मैग्निफिकेशन कितनी है इसकी, 45x है। will have a magnification हो, तो कितनी मैग्निफिकेशन होगी, तो दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों को हम क्या करेंगे, 15 इंटू में 45, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर निकलेगा 675। यहाँ पे जो हमारा आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, 675। दोनों को हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करके देख लेना है। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, जो इधर से यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जाते हैं तो वो क्या होगी, सेम होगी, मतलब उसको इस एंगल से रीड कर लो या इस एंगल से रीड कर लो, दोनों की रीडिंग क्या होगी, हमारी सेम होगी, तो वो हमारे क्या होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती। कैन बी इजिली कट एट अबाउट द मिडल बाय सम पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो कौन से इसमें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है जो इजिली कट आउट हो जाती है किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। तो पहला हम ऑप्शन देखते हैं CAC। CAC मतलब एक बार इस साइड से रीड करना है, उसी सीक्वेंस को हम इस साइड से रीड, तो CAC क्या यहाँ से इक्वल है ATC, तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। GAA ये वाली हमारी क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखते हैं GAT आना चाहिए था बट ये क्या है, ATG है, तो ये भी नहीं है। GT सेम दे रखा है, C की जगह पे A, तो ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पे हमारी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी बन रही है, सेकंड ऑप्शन के अंदर बन रही है। हमें पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सी होती है, जो अगर हम दोनों साइड से 5 प्राइम टू 3 प्राइम या फिर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जब हम दोनों को देखते हैं, सेंस और एंटी सेंस ट्रेंड जब हम उसको देखते हैं, तो वो दोनों क्या होनी चाहिए, हमारी सिमिलर होनी चाहिए, वो हमारी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। नेक्स्ट इज द गोल्डन एज ऑफ फिशेज इज। जो गोल्डन एज होती है फिशेज की वो क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। जो गोल्डन एज होती है हमारी फिशेज की वो क्या कहलाती है, डिवोनियन पीरियड कहलाती है। कौन सी कहलाती है, डिवोनियन पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ फिशेज। ओके, सो आज हमने यहाँ पे 131 क्वेश्चन इस 2019 के पेपर के किए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे, राइट। सो आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं।